आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आपके DSSS जनरल इंग्लिश के क्या भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपके DSSS इंग्लिश के हमारा कौन सा बैच चलेगा, प्रैक्टिस सेट हमारा ये होगा भाई 8। ठीक है, इससे पहले हम प्रैक्टिस क्या करते हैं, सात सात चैप्टर आपके कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 7 सेट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए भाई आगे को सीरीज बढ़ाते हुए चलते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसने बोला है भाई, आई हैड वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड माई बॉस वॉज नॉट सेटिस्फाइड। यानी मैंने क्या करा था, इस प्रोजेक्ट पर काफी कठिन मेहनत करी थी, क्या कहते बहुत मेहनत करी थी, फिर भी क्या हुआ, मेरा बॉस मुझसे सेटिस्फाई नहीं हुआ है। भाई अब आप जो समझेंगे, एंड का जब हम प्रयोग करते हैं कंजंक्शन एंड का, ठीक है, एंड का मतलब होता है और, ठीक है, लेकिन हम क्या करें, दोनों ही क्या भाई पॉजिटिव बात होंगी, पॉजिटिव बात के लिए। लेकिन जब हम बट का यूज करते हैं, बट कंजंक्शन यूज करते हैं भाई, एक पॉजिटिव होगी, एक पॉजिटिव, और एक आपकी क्या होती है, एक आपकी नेगेटिव बात होती है। ठीक, अब आपने देखा यहाँ पर जो एंड लगा हो, सेम बात क्या लगा हुआ, एंड लगा हुआ है यहाँ पर कंजंक्शन। आपने कहा मैंने क्या करा, आपको बहुत कठिन परिश्रम करा, किस पर, आपके भाई ऑन दिस प्रोजेक्ट, यानी आपकी पॉजिटिव बात है भाई, कि आपने क्या करा भाई, बहुत कठिन क्या करा भाई, परिश्रम करा है, फिर भी क्या हुआ, मेरा बहुत सेटिस्फाई नहीं हुआ। आपको जो एंड पढ़ने में लगेगा सही लिखा, कि आपने क्या करा भाई, इस प्रोजेक्ट पर कठिन परिश्रम करा और मेरा बॉस मुझसे क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं हुआ, या फिर भी मेरा बॉस मुझसे क्या हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो एंड का प्रयोग जो करते हैं, दो समान आपकी चीजों को जोड़ने के लिए करते हैं, लेकिन बट की खास बात यह है कि आपने एक बात तो पॉजिटिव कह दी और दूसरी क्या कह दी, उसी से रिलेटेड नेगेटिव कह दी, तो तब हम किसका करते हैं भाई, आप बट का यूज करते हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आपने कठिन परिश्रम का पॉजिटिव पॉजिटिव बात है, लेकिन आपने इसी का नेगेटिव बात क्या बता दी, मैंने इस प्रोजेक्ट में कठिन परिश्रम करा, लेकिन फिर भी मेरा बॉस क्या हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ। यानी आपने देखा बट के माध्यम से एक बात कह दी भी पॉजिटिव कह दी, और दूसरी आपने कह दी नेगेटिव कह दी। तो बट का यूज हम कब करते हैं, जब आप एक बात क्या करें पॉजिटिव कही हो और दूसरी उसी की क्या हो गई, विपरीत हो। तो इसी केस में आपकी जो कंजंक्शन है वो एंड नहीं आएगी, यहाँ पर क्या आएगा, आपका बट आएगा। ठीक ठीक बन जाएगा, आई हैड वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट बट माई बॉस वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ज्यादा, अब एंड के एक एग्जाम्पल लेंगे, याद है आपसे ही, गिव मी, ही गिव्स मी अ पेन एंड पेपर। यानी उसने मुझे क्या, उसने मुझे एक पेन और क्या दिया, पेपर दिया। तो अब आपने देखा, सिर्फ आप इस वाली क्लोज को किससे जोड़ रहे हो, इस पेपर से जोड़ रहे हो। तो यानी जब आप इस क्लोज को सिर्फ इस क्लोज से जोड़ रहे हो, दोनों ही बात क्या है भाई, सेम है, कि उसने मैं क्या था, एक पेन दिया और एक पेपर दिया, यानी दोनों नॉर्मल बात है, पॉजिटिव, इसमें कोई नेगेटिव तो बात है नहीं। तो उसने मुझे पेपर दिया और क्या दिया, पेन दिया, तो ये दोनों पॉजिटिव बात है, तो इसलिए आपने देखा इन दोनों को जोड़ने के लिए आपने किसका यूज करा भाई, आपने एंड का यूज करा। लेकिन अब आप यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बात हो रही है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव बात को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन बट का यूज करते हैं, ना कि आपका एंड का यूज करते हैं। आगे चलते हैं अभी। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके वो पूछ सकता है, उससे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन ये समाधान कर दिया जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है, इट इज हाई टाइम दैट यू गो होम, यानी यह सही टाइम है कि आपको कहाँ जाना चाहिए, घर जाना चाहिए। अब आपको लिखा हुआ है, मैंने बताया था कुछ फ्रेज बताया, जैसे इट इज हाई, इट इज हाई टाइम, ठीक है, इट्स अबाउट टाइम, इट्स अबाउट टाइम, या इट इज टाइम। ठीक है, मैंने आपको बताई थी, अगर ये कभी भी आपको किस में मिल जाए भाई, आपको किसी वर्ड में मिल जाए, तो इनके बाद जो सेंटेंस होगा, इनके बाद सेंटेंस आपका किस में आता है भाई, पास्ट इंडेफिनेट में आता है इनके बाद। क्या बताया मैंने, कि कभी भी अगर आपको सेंटेंस किस में मिल जाए भाई, सेंटेंस आपको इट इज हाई टाइम मिल जाए,
इट इज अबाउट टाइम मिल जाए या इट इज टाइम मिल जाए। अगर ये फ्रेज किसी भी सेंटेंस में मिल जाएगी तो इनके बाद जो आपको क्या आएगा, इनके बाद जो सेंटेंस आएगा आपका किसमें आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, चाहे आपको किसी भी टेंस में। तो अब आपने देखा यहाँ पर क्या लगा, इट इज हाई टाइम लगा हुआ है। इट इज हाई टाइम, इसमें क्या है आपका गो आया हुआ है, यानी क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो मुझे पता है इट इज हाई टाइम की वजह से आपकी जो वर्ब है गो के आपके ऊपर डिलीट हो जाएगी, और गो की जगह आपको क्या आ जाएगा, वेंट आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। और पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। तो इसलिए गो की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, आपकी वेंट आ जाएगी। तो इट इज हाई टाइम दैट यू वेंट होम आ जाएगा भाई। आगे चलते हैं। अब इसने बोला है प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन बिटवीन द 5 शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। यानी है प्रॉफिट किस में डिवाइड होगा, आपके 5 लोगों में डिवाइड होगा कंपनी में। तो मैंने आपको ये बताया था भाई अमंग, एक होता है अमंग और एक होता है आपका बिटवीन। ठीक है, अमंग का जो यूज होता है मोर देन 2, मोर देन 2, और बिटवीन का यूज होता है भाई 2। ठीक है, अब क्या करने के लिए भाई इन दोनों का यूज होता है आपका, इन दोनों का यूज होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बताया मैंने कि अमंग का जो यूज होता है वो आपका आता है भाई किसी चीज को क्या करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। यानी अमंग और बिटवीन का यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अमंग का यूज कब होगा आपका भाई, अमंग का यूज कब होगा, जब आप चीजें किससे बांट रहे हो भाई, दो से ज्यादा के बीच में बांट रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप दो से ज्यादा में कर रहे हो तो आपका अमंग आता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहे हो भाई, अगर आप चीजों को बांट रहे हो किनके बीच में भाई, दो लोगों के बीच में, तो हम क्या यूज करते हैं भाई, आपका बिटवीन यूज करते हैं। तो इसी तरीके से आपने देखा यह प्रॉफिट किस में डिवाइड हुआ आपका, यह प्रॉफिट जो डिवाइड हुआ वो 5 लोगों में डिवाइड हुआ है, यानी 5 शेयर होल्डर्स में। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप चीजें जो बांट रहे हो वो दो में बांट रहे हैं या दो से ज्यादा में बांट रहे हो। तो चीजें जो हो आप क्या बांट रहे हो भाई, दो से ज्यादा में बांट रहे हो। तो दो से ज्यादा में बांट रहे हो तो इसी केस में आपको क्या नहीं आएगा, बिटवीन नहीं आता। बिटवीन के केस में क्या आता है आपका भाई, अमंग आएगा। क्या आएगा भाई, अमंग। अमंग क्यों आएगा, क्योंकि दो से ज्यादा चीजों में बांटने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, अमंग का यूज करते हैं। तो ये बन जाएगा प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग द 5 शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आ जाएगा। आगे आ जाएगा भाई, ये बोला है द आर्ट एग्जीबिशन इज अ बिग हिट एंड दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। यानी आर्ट एग्जीबिशन क्या रही, किफायती रही, और क्या करा इसमें काफी क्या भाई मुनाफा कमाया, मेड अ लॉट प्रॉफिट। अब आपने देखा क्या रहा, आर्ट एग्जीबिशन क्या रही आपकी भाई, प्रॉफिट में रही, तभी तो क्या कमाया उसने, बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। तो अब आपने देखा यहाँ पर एक मेड लगा हुआ है, मेड क्या है आपकी, मेक की सेकंड फॉर्म है, मेक की क्या है भाई सेकंड फॉर्म है, कौन सी आपकी ये, आपकी ये मेड। ठीक है, तो आपको पता है ये सेंटेंस आपका किस में हो गया भाई, पास्ट में हो गया। और आर्ट एग्जीबिशन क्या हो गया आपका, ये प्रेजेंट में हो गया, क्योंकि आपको क्या दिया भाई, इज दिया हुआ है, ये किस में हो गया आपका, प्रेजेंट में हो गया। तो आपको पता है दोनों सेंटेंस क्या होनी चाहिए भाई, सेम टेंस में होनी चाहिए। तो अब आपने देखा एक प्रेजेंट में है और एक आपने पास्ट में देखा। तो जब आप सेंटेंस का हिंदी में नहीं निकालोगे तो ये निकलेगा कि आर्ट एग्जीबिशन क्या रहे भाई, जब आर्ट एग्जीबिशन हिट रहेगी तभी तो आप प्रॉफिट कमाओगे, तभी तो आप प्रॉफिट कमाओगे। तो इसी केस में आपने देखा आर्ट एग्जीबिशन क्या रही आपकी, हिट रही, तभी आपने क्या कमाया भाई, प्रॉफिट कमाया। यानी आर्ट एग्जीबिशन क्या रही भाई आपकी, हिट रही, यानी काम जो है हो चुका है। तो इसलिए आपका सेंटेंस भी किस में बनेगा भाई, पास्ट में बनेगा। तो जब पास्ट में बनेगा तो आपकी जो इज लगी हुई है इस क्या है भाई, रिमूव हो जाएगी, और इसके जगह आपका क्या आएगा भाई, वाज। क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो सिंगुलर था आर्ट एग्जीबिशन। ठीक है, वैसे भी अगर समझा आपको सिंपल में समझा कि आगे वाला टेंस आपको पास्ट में दिया है तो पहले वाला प्रेजेंट में नहीं होगा, आपका पास्ट में ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपकी आर्ट एग्जीबिशन क्या रही हिट रही, तो इसलिए आपने क्या करा, बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, यानी मेक प्रॉफिट कमाया है। तो इसलिए इज नहीं आएगा, आपका वाज आएगा। ये मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट इसलिए करके दिखा रहा हूँ आपको, मैं 1 सेकंड में बता सकता था कि 1 सेकंड में क्या करिए आप एरर्स को सोल्व करिए DSSP के। ठीक है, बाकी मेरे 10 के एग्जाम आएंगे, मैं आपको बताता हूँ भाई
ठीक है, आपने देखा भाई यहाँ पर क्या है, अगर आपको 1-2 सेकंड में जल्दी आपको बताना है कि आपने देखा यहाँ पर मेड आया है नहीं, पास्ट में ये प्रेजेंट में है, तो यानी आपका एरर किस में हो जाएगा, व्यू वाले पार्ट में हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल आपको बेसिक से बता रहा हूँ चीजों को, कि कोई बच्चा अगर नया जुड़े तो वो भी क्या कर पाए, हमारी चीजों से रिलेट कर पाए। और दूसरी बात क्या है समझाने वाली, कि कई बार एग्जाम में क्या करेगा, आपको इम्प्रूवमेंट में नहीं देगा, वो एरर में देकर सेंटेंस नहीं, किस में देगा, इम्प्रूवमेंट में। तब आप कैसे इम्प्रूवमेंट करोगे कि हाँ आपको ये तो पता है कि एरर यहाँ पर लगेगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट क्या आएगा, तो वो भी मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो एक ही वीडियो से आपके क्या हो रहे हैं, दो फायदे हो रहे हैं। एक तो आपको एरर पता लग रहा है कि कैसे फाइंड करना है, और दूसरा उसकी जगह क्या कर रहे हैं, हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसने बोला है आई सो पोर्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट ऑन द बर्ड्स, यानी बर्ड्स की मैंने क्या करी भाई, आपकी मैन्युस्क्रिप्ट देखी। तो मैंने बताया था आपका जो पोर्शन लगा हुआ है, पोर्शन आपका क्या है भाई, सिंगुलर। सिंगुलर क्या है भाई, आपका काउंटेबल नाउन है। तो आपका कभी भी किसी वर्ड में आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाएगा, तो उनसे पहले, बिफोर वी यूज आर्टिकल आर्टिकल ए या आपका एन, डेफिनेटली। क्या बताया मैंने आपको बताया कि अगर आपको कभी भी सिंगुलर क्या दिया हो, काउंटेबल नाउन दिया हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम हमेशा क्या यूज करेंगे भाई, हम हमेशा आर्टिकल यूज करेंगे, या तो ए या एन, डेफिनेटली। तो अब आप मुझे बताएं आपका पोर्शन क्या लिखा हुआ है, तो पोर्शन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो अब आपको पता है एन कब लगाते हैं, जब आपकी साइंड वोवल आती है, ए कब लगाते हैं, जब आपकी साउंड कैसे आती है, कॉन्सोनेंट आती है। तो अब आप बताइए यहाँ पर क्या रहे, पोर्शन आ रही है, यानी क्या आ रही है, आपकी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। तो इसलिए हम पोर्शन से पहले क्या इंसर्ट कर देंगे, पोर्शन से पहले आप ए को इंसर्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा आई शो अ पोर्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट ऑन बर्ड्स आ जाएगा भाई, मैंने बर्ड्स की क्या देखी भाई, मैन्युस्क्रिप्ट देखी। आगे देखते हैं। इसने बोला है द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग बिसाइड्स द स्कूल बिल्डिंग, यानी क्या कर रहे थे भाई, आपको पहले तो मैं डिफरेंस समझाऊंगा, फिर आपको हिंदी मीनिंग समझाऊंगा, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक वर्ड आता है आपका बिसाइड। अब तो आपको याद भी हो जाना चाहिए, आपका 10वीं वीडियो में क्या गया, आपका ये एग्जाम्पल आ चुका है भाई। एक होता आपका बिसाइड और एक होता आपका बिसाइड्स। ठीक है, तो आपको जो बिसाइड का मीनिंग होता है वो होता है भाई बराबर में। ठीक है, और दूसरा क्या मीनिंग होता है आपका, दूसरा होता है बिसाइड, यानी इसका मतलब होता है आपका अतिरिक्त, या के अलावा। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप सेंटेंस पढ़ेंगे, आपका मीनिंग क्या आ रहा है, आप मीनिंग निकाल के बताइए मुझे। ठीक है, तो आप जब इसका मीनिंग निकालेंगे, तो आपका जो मीनिंग निकलेगा भाई, वो आएगा भाई आपका बराबर में, ना कि अतिरिक्त। यानी दो स्टूडेंट जो हैं वो कहाँ खेल रहे थे भाई, आपके बिल्डिंग के, स्कूल की बिल्डिंग के बराबर में खेल रहे थे। यानी स्टूडेंट तो आपका प्लूरल है, तो उसकी इंग्लिश से वर आई है, तो आपके ठीक है, वर तो ठीक है। फिर आपने देखा स्टूडेंट्स कहाँ खेल रहे थे भाई, आपके बिसाइड्स द स्कूल बिल्डिंग, यानी स्कूल की बिल्डिंग के पास खेल रहे थे, यानी बराबर में खेल रहे थे। तो उस बराबर के सेंस में क्या था, आपका बिसाइड आता है, ना कि बिसाइड। तो आपका जो बिसाइड से ये क्या रिमूव हो जाएगा, और बिसाइड की जगह, बिसाइड की जगह आपका आ जाएगा बिसाइड, क्योंकि आपकी जो सेंस आ रही है वो बराबर में आ रही है, ना कि अतिरिक्त आ रही है। तो ये बन जाएगा द स्टूडेंट वर प्लेइंग बिसाइड द स्कूल बिल्डिंग आ जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें बोला है एवरी बॉय हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय द इवनिंग, यानी एवरी बॉय, हर लड़के को क्या कर देना, अपना असाइनमेंट सबमिट कर देना है, क्या भाई, आपकी इवनिंग से पहले। तो आपने देखा यहाँ पर क्या लगा भाई, एवरी लगा हुआ है, या आप एवरी यूज करो भाई। एवरी के बाद क्या आ जाए, आप कोई भी नाउन यूज कर सकते हैं अभी, आपका बॉय आ जाए ना, बॉय आ जाए, गर्ल आ जाए, मैन आ जाए, वुमेन आ जाए, कुछ भी आ जाए, या आप ईच कर सकते हैं, ईच, इसके साथ भी नाउन।
ठीक है, इन दोनों नाउन का मतलब है आपका मैन आ जाए, ठीक है, वुमेन आ जाए, कुछ भी नाउन हो सकता है, बॉय आ जाए, या आपका गर्ल आ जाए, कुछ भी नाउन आ सकता है। तो इनके बाद जो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे। तो वर्ब हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा भाई, देखो ये आपको विजिबल हो रहा है। मैंने क्या बताया कि हम किसके बाद आपका एवरी या ईच के बाद, ये ऐसे भी कर देते हैं कि एवरी ईच के बाद जो हम वर्ब यूज करेंगे, वर्ब आप कैसे यूज करेंगे भाई, सिंगुलर यूज करेंगे, चाहे आपका नाम सिंगुलर हो या प्लूरल हो गए। ठीक है, तो अब आपने देखा यहाँ पर ये लिखा हुआ है एवरी बॉय लिखा हुआ है, तो एवरी बॉय के बाद हम नाउन कैसे, वो वर्ब कैसे सिंगुलर यूज करते हैं। तो इसलिए आपके यहाँ पर हैव नहीं आएगा, हैव की जगह आपका क्या आएगा भाई, हैज आएगा, क्योंकि हम एवरी की जगह या ईच की जगह हम क्या यूज करते हैं, वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं। तो आपका हैव नहीं आएगा, आपका हैज आएगा। तो ये बन जाएगा एवरी बॉय हैज टू सबमिट द असाइनमेंट बाय द इवनिंग आ जाएगा भाई। आगे देखते हैं हम। इसमें बोला है सी इनवाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट वीक, यानी उसने अपनी सारी बहुओं क्या बुलाया था भाई, ग्रैंड पार्टी में बुलाया था, लास्ट वीक बुलाया था। ठीक है, अब आपने देखा लास्ट वीक एक काम हुआ है, क्या काम हुआ है, क्या उसने बुलाने का। तो आपने देखा ये किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में, ये तो आपका ठीक। लेकिन जो मैं समझाने वाली बात बता रहा हूँ, आपकी जो लिखा हुआ डॉटर इन लॉज, ये क्या आपका कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, कंपाउंड आपका होता है भाई कंबाइंड, कंबाइंड टू नाउन, यानी जो दो नाउन से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं, हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे एक आपका डॉटर आ रहा है, एक आपका नाउन ये है, और एक आपका लोज आ रहा है, ये आपका नाउन आ रहा है। तो कभी भी जब आप किसका यूज करेंगे भाई, कंपाउंड नाउन यूज करेंगे, तो हमेशा जब प्लूरल होगा, आपका फर्स्ट वाला नाउन होगा ऑलवेज प्लूरल, फर्स्ट, फर्स्ट नाउन, फर्स्ट नाउन इन कंपाउंड नाउन। मैंने क्या बताया कि अगर कभी भी क्या यूज कर रहे हैं आप, कंपाउंड नाउन का यूज कर रहे हो, किसका भी, कंपाउंड नाउन का। तो मैंने आपको बता दिया कंपाउंड नाउन होता क्या है। तो कंपाउंड नाउन आपका होता है कंबाइंड टू नाउन, यानी अगर आप किसी नाउन को क्या, दो नाउन को मिलाकर बना रहे हो। तो मैंने बताया डॉटर भी आपका नाउन है और लो भी आपका नाउन है। तो कंपाउंड नाउन अगर आप यूज करोगे कैसा भाई, तो ऑलवेज प्लूरल फर्स्ट नाउन इन कंपाउंड नाउन, यानी अगर आप कंपाउंड नाउन को प्लूरल की तरह ट्रीट करोगे, तो उसमें हमेशा जो प्लूरल होगा आपका कौन सा, फर्स्ट नाउन प्लूरल होगा। वही मैंने यहाँ लिख के बताया कि ऑलवेज प्लूरल फर्स्ट नाउन किसमें, इन कंपाउंड नाउन में। तो अब आपने देखा इसमें आपने प्लूरल यूज करा है, यानी बहुओं को बुलाया है, तो बहुएं बहुत सारी है, तो आपने जो प्लूरल यूज करा, आपने बाद वाला यूज करा है। जबकि मैंने बताया कंपाउंड नाउन में आपका जो प्लूरल यूज होता है वो कौन सा यूज होता है भाई, फर्स्ट नाउन यूज होता है। तो फर्स्ट नाउन इस होने के कारण आपका जो ऐसे ही रिमूव हो जाएगा, यानी आपका एरर तो बी वाले पार्ट में ही, तो लेकिन आपका जो फिर भी कंपाउंड नाउन प्लूरल होगा वो आपका फर्स्ट होगा। तो ये डॉटर नहीं आएगा, इसे मैं आपको रफ करके या फिर यही लगा देता हूँ भैया। तो ये आपका ऐसा है, यानी डॉटर्स इन लॉ आएगा, ना कि डॉटर इन लॉज आएगा। तो ये बन जाएगा डॉटर्स हो जाएगा, ना कि डॉटर। तो सी इनवाइटेड ऑल हर डॉटर्स इन लॉ टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट वीक। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी आपको यूट्यूब पर इतनी डीप डाउन जाकर डी ट्रिपल एस बी की जनरल इंग्लिश की क्या करवाएगा, प्रैक्टिस नहीं करवाएगा। क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपने देखा कि यहाँ पर डॉटर इन लॉज आपको फर्स्ट वाला होगा, आप क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट वाले नाउन को क्लोज कर देंगे। मैं आपको बिल्कुल आपको रिटर्न में चीजें लिखकर बता रहा हूँ कि कंपाउंड नाउन होता क्या है। तो मैंने फिर आपको ये बताया कंपाउंड नाउन क्या होता है भाई, वो चीज बताई फिर आपको। फिर मैंने आपको कंपाउंड नाउन में ये बताया कि कौन सा सिंगुलर होगा और कौन सा प्लूरल होगा। फिर मैंने आपको ये बताया कि डॉटर इन लॉज में दो नाउन है भी कैसे।
तो मैंने बताया आपको डॉट आना है और दूसरा लो है, तो मैंने आपको बताया प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिस भी आपको बिल्कुल बिल्कुल जनरल पेपर की तरह कर रहा हूँ, जैसे हम किसी इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं। तो इसलिए आपका मैंने बताया कि आपको कोई भी यूट्यूब पर तो डी टर्म जाकर डी टेबल एस बी के प्रैक्टिस क्वेश्चन की नहीं करवाएगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बार बार ऐसे बने रहना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को क्या करिए भाई, हमारी वीडियो के साथ बने रहिए भाई। ठीक है, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अब आपका क्या रहा भाई, किसी ज्यादा बच्चों को डी टेबल एस बी की इंग्लिश क्या रहे थे, आपका अदर एग्जाम्स के भी कोई बच्चे होंगे तो वो भी कमेंट करके बता सकता है। हम उसके अगर उन एग्जाम से भी क्या करवा दें, उन बच्चों को प्रैक्टिस करवाने की अवश्य कोशिश करेंगे भाई। आगे देखते हैं भाई, आगे में बोला है, आगे बोला ही इज वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट व्हेन हिज कंप्यूटर क्रैश्ड। यानी क्या कर रहा है, जब उसका कंप्यूटर क्या हुआ भाई, क्रैश्ड हुआ, तो वो क्या कर रहा था भाई, उस पर काम कर रहा था। तो अब आप मुझे बताइए, कंप्यूटर क्रैश क्या हुआ, पास्ट में, काम भी कब कर रहा था भाई, पास्ट में, यानी काम आपका पास्ट में हो रहा था। तो सेंटेंस भी किसे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। वैसे भी आप देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्रैश क्या लिखा हुआ, आपको पास्ट में लिखा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब के सेकंड फॉर्म में, और आपको इज वर्किंग लगा हुआ, या कहीं ये नहीं किसमें है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको है। तो आपको मैंने पहले जब दूसरा एग्जाम्पल लिया था कि सेंटेंस क्या होता है भाई, सेम टेंस में होता है, आपने ये प्रेजेंट में यूज कर लिया है, पास्ट में। तो यानी आपने जो कहा कि उसका क्या हुआ भाई, कंप्यूटर क्रैश तब हुआ जब वो क्या कर रहा था, उस पर काम कर रहा था। तो काम कब कर रहा था भाई, पास्ट में। जब कोई काम आप कर रहे थे पास्ट में, तो वो सेंटेंस किससे बनता है भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनने के लिए आपके यहाँ पर इज क्या डिलीट हो जाएगी, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर की जगह क्या आ जाएगा, आपकी वाज आ जाएगी। तो ये बन जाएगा he was working on his project when his computer crashed। यानी वह काम कर रहा था जब क्या हुआ, उसका कंप्यूटर क्रैश हुआ था। देखते हैं आगे वाले में क्या लिखा है। इसने बोला है द एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट ऑल द पासर बाय। यानी एडवर्टाइजमेंट क्या कर रहा है भाई, सबको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी वहां से क्या कर रहा है भाई, जो भी वहां से राहगीर गुजर रहे हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पर क्या, पासर बॉयज जो है, पासर बॉयज भी क्या है, ये भी आपका कंपाउंड नाउन है, क्योंकि ये भी क्या है, दो नाउन से मिलकर है। पासर का मतलब भी क्या होता है, ये भी नाउन है, और बाईस का मतलब है आपका ये भी नाउन है, या राहगीर और जो गुजर रहे हैं। तो कंपाउंड नाउन जब भी होता है, हम क्या यूज करते हैं भाई, पहले वाले को प्लूरल यूज करते हैं। आपने देखा यहाँ पर जो आपको बायस में ऐसा लगा हो, ये रिमूव हो जाएगा, और ये आपका किस में चला जाएगा, पासर्स में चला जाएगा। तो ये कंपाउंड नाउन है, हम भी जब प्लूरल यूज करते हैं फर्स्ट वाले नाउन को करते हैं, ना कि बाद वाले। तो यह जाएगा ही द एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट ऑल द पासर्स बाय आ जाएगा। आगे देखते हैं अभी, अब इसने बोला है इफ द बस हैड नॉट ब्रोकन डाउन वी विल बी होम नाउ। यानी अगर क्या होती, हमारी बस खराब नहीं होती, तो इस वक्त हम कहाँ होते भाई, अपने घर होते। यानी अब आप घर नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कभी किसी का कंडीशन शो कर रहे हो, और वो कंडीशन किसको शो कर रही है, पास्ट को शो कर रही है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने आपको लिखवाया है। तो फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो भी बच्चे आपके नए जुड़े हैं अभी आप। तो मैंने बताया था, अगर आपको कोई कंडीशन वर्ड दिया होगा, कंडीशन, और कंडीशन भी कौन सी होगी आपकी भाई, पास्ट को शो करेगी। जब पास्ट को शो करेगी, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो आएगा आपका आएगा भाई इफ के साथ जो आएगा आपका हेड आए, या प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, या आपका क्या आएगा भाई, हेड हेड आएगा, हेड हेड, या आपके आएगा भाई हेड बीन है। आगे वाला ये तो होगा फर्स्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, आगे वाला सेंटेंस जो होगा उसमें, उसमें आएगा भाई मोडाल्स प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये कब आएगी, ये आपकी एक्टिव में आएगी। और इसका पैसिव में क्या आएगा भाई, मोडाल्स आएगा प्लस हैव आएगा प्लस बीन आएगा प्लस थर्ड फॉर्म। ये आपका पैसिव। तो अब आप मुझे बताइए, बस क्या हुई भाई, बस किसी के द्वारा तो खराब नहीं होगी, बस तो अपना आप खराब हुई होगी। यानी सेंटेंस क्या है भाई, एक्टिव में है। पैसिव में कब बनता है, जब काम किसी के द्वारा होता है। तो बस जो है अपना आप खराब हुई थी,
तो सेंटेंस किस में है, नहीं एक्टिव में है, तो यानी आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो फॉलो होगा आपका एक्टिव वाले में तो ये होगा भाई, फर्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब आपने देखा, अब हैड बीन कब आता है, जब आपको वर्ब दी होगी, सेंटेंस में अगर वर्ब दिया है तो वर्ब की जगह हैड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। अगर आपको क्या दी होगी भाई, ठीक है, अगर आपको एक हेड दिया होगा तो आपको एक हेड इंसर्ट कर देंगे। अब एक हेड आपका हेल्पिंग वर्ब काम करेगा और दूसरा मेन मेन वर्ब का। और हेड बिन कब दिया होगा, जब आपको सेंटेंस पैसिव में होता है। तो आपको पता लगे ये कह दिया भाई हैड नॉट ब्रोकन दिया हुआ है, यानी ऑलरेडी कह दिया भाई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया किसके साथ में, इफ के साथ। यानी ये वाला तो स्ट्रक्चर आपका ठीक है भाई। भाई हेड दिया हुआ है, नेगेटिव में तो नोट आ गया, और ब्रोक ब्रेक की कह दिया थर्ड फॉर्म दिया ब्रोक। तो यानी ये वाला स्ट्रक्चर तो ठीक है आपका फर्स्ट वाला। आगे वाला देखते हैं। अब ये आ जाएगा विल बी एट नाउ, यानी हम क्या होते हैं इस टाइम घर होते हैं। तो अब आपने देखा आगे वाला में कहता है मोडल्स आता है, तो मोडल्स आता है, तो आपको पता है भाई आपका विल क्या है भाई, विल डिलीट हो जाएगा, और विल की जगह क्या जाएगा भाई आपका वुड जाएगा। तो ये सेंटेंस किसमें है भाई, पास्ट में है, वुड जाएगा, मोडल्स आ गया। आपका वुड आ गया। फिर आपने देखा एक्टिव में है, तो मोडल्स के बाद क्या जाएगा, हैव जाएगा, और उसके बाद क्या जाएगी भाई, थर्ड फॉर्म जाएगी। तो वुड आ जाएगा आपका, वुड हैव आ जाएगा। जैसे ही लिख देता हूँ उसे डिलीट कर दो, इसे यहाँ से डिलीट कर रहे हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, वुड डिलीट आपका क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। क्या हो गया, ठीक है, वुड आ गया, वुड के बाद क्या आएगा आपका, हैव आएगा, और वर्ग की क्या आएगी भाई, थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ग कौन सी आपकी, बी है, तो बी की जगह भी क्या आएगा आपका, बीन आ जाएगा, बीन एट होम नाउ। तो ये बन जाएगा इफ ही बस हैड नॉट ब्रोकन डाउन वी वुड हैव बीन एट होम नाउ। यानी अगर बस खराब नहीं हुई होती तो हम क्या होता इस टाइम घर होते। तो मैंने आपको बताया था अगर कंडीशनल वर्ड दिया हो, और कंडीशनल वर्ड किसको शो कर रहा है भाई, पास्ट को, तो क्या बोलते हैं इसमें कंडीशनल वर्ड आपको कहते हैं भाई इफ दिया हुआ है। तो कंडीशनल वर्ड दिया तो आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, इफ के साथ हेड प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म, या हेड हेड या हेड बीन आता है। आगे वाले स्ट्रक्चर में मॉडल्स आएगा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी एक्टिव में, पैसिव में मॉडल्स हैव बीन प्लस वर्ब बीन थर्ड फॉर्म। आगे चलते हैं। आपको यूट्यूब पे इतनी डीप डाउन जाकर कोई नहीं बताएगा, आपको बताएगा ये एरर है, यहाँ पर सेंटेंस पास्ट में है, तो सिर्फ क्या है वुड बी हैव कर देगा। जो आपके नए बच्चे जुड़े गए नए नए हैं, जिसने अभी सिलेबस कंप्लीट करा उसे यही नहीं पता लगेगा कि ये चीज उसने कैसे कर दी। पता तो होगा लेकिन वो चीजें कंफ्यूज जाएगी। तो इस तरीके से जब आपको वो चीज एक्सप्लेन करेगा तब आपको क्लिक होगी दिमाग में कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा हुआ था, ये एरर इससे रिलेटेड है। तो जब वो आपको रिविजन करेगा तब उसके बाद चीजें क्या होंगी, चीजें दिमाग में क्लिक हो जाएंगी। अभी लिखा एक्सेप्ट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव फेल्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। यानी तुम्हारे हेल्प के बिना मैं इस प्रोजेक्ट में क्या, ये प्रोजेक्ट में फेल हो जाता, आई वुड हैव फेल्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी तुम्हारी हेल्प के बिना मैं क्या होता इस प्रोजेक्ट में फेल हो जाता। जब आप ऐसा कहना चाहो कि तुम्हारी हेल्प के बिना मैं ये काम नहीं कर पाता, या तुम्हारी हेल्प के बिना मैं वहां नहीं जा पाता, तो इस उस केस में हम क्या है, तुम्हारी हेल्प के बिना, यानी तुमने मेरी हेल्प करी होगी। तो उस सेंस में हम जो यूज करते हैं आपका एक्सेप्ट फॉर नहीं यूज करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर की जगह करते हैं बट फॉर। ठीक है, बट फॉर, बट फॉर कब यूज करते हैं, जब हम कहते हैं तुम्हारे बिना, आपने अगर तुम मेरी मदद ही नहीं करते तो ये शायद मैं आज यहाँ तक इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता, या मैं ये काम नहीं कर पाता, या मैं तुम्हारे क्या नहीं कर पाता भाई, बाइक नहीं ले पाता, जो भी आप कहना चाह रहे हो। तो इसलिए कहना चाहोगे एक्सेप्ट फॉर नहीं आएगा, बट फॉर योर हेल्प, यानी तुम्हारी हेल्प के बिना आई वुड हैव फेल्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। यानी ये इस प्रोजेक्ट में मैं क्या हो जाता भाई, तो कंप्लीट करने में फेल हो जाता। तो आप कहना चाहो आपकी हेल्प के बिना, तो उस सेंस में हम क्या यूज करते हैं, बट फॉर यूज करते हैं, ना कि एक्सेप्ट फॉर। एक्सेप्ट फॉर का मतलब है तुम्हें छोड़कर। ठीक है ना, जैसे एक्सेप्ट फॉर का मतलब है नेगेटिव से आता है, मतलब तुम्हें छोड़कर। जैसे अब आएगा ऑल द बॉयज, ऑल द स्टूडेंट, all the students passed in the
मैथ एग्जामिनेशन एक्सेप्ट हिम। क्या लिखा मैंने कि ऑल द स्टूडेंट्स क्या हो गया, पास इन द मैथ्स एग्जामिनेशन एक्सेप्ट हिम, यानी सब बच्चे क्या हो गए एग्जाम में पास हो गए। एक्सेप्ट यानी सिर्फ उसे छोड़कर, सिर्फ उसे छोड़कर, यानी अब यहाँ पर सेंस कह रही है उसे छोड़ने की, यानी उसे छोड़कर बाकी सबको ले लो। जैसा कि अगर आप सबने चाय पी सिर्फ उसे छोड़कर, तो एवरीवन टेक टी एक्सेप्ट हिम या हरा जाएगा, यानी सबने चाय पी केवल उसे छोड़कर, तो यानी उसे छोड़ने की सेंस हमारी है तो हम एक्सेप्ट का यूज करते हैं। जबकि आप कहना चाह रहे हो आपकी हेल्प के बिना, आप उसे नहीं कह रहे कि तुम्हारी मदद के बिना ही मैंने क्या कर लिया, ये प्रोजेक्ट पास कर लिया। जब आप कह रहे हो आपकी हेल्प के बिना मैं प्रोजेक्ट क्या नहीं कर पाता भाई, कंप्लीट नहीं कर पाता, तो यानी आपने मेरी मदद करी है, तो इसलिए आप बट फोर का यूज करेंगे ना कि एक्सेप्ट फोर का। आगे लिखा हो आई एम फोन्ड ऑफ स्वीट, यानी मुझे मिठाइयाँ क्या है भाई बहुत पसंद है। तो आपको जो फोन्ड है, फोन्ड के साथ हम क्या प्रीपोजिशन ऑफ यूज नहीं करते, फोन्ड के साथ हम जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो सिंगल एफ वाला ऑफ यूज करते हैं। तो आएगा आई एम फोन्ड ऑफ स्वीट्स आ जाएगा, ना कि डबल ओ एफ वाला। अब देखते हैं, जिसने बोला द क्लर्क इन हिज ऑफिस वर्क हार्डली, यानी क्लर्क क्या करते हैं अपने ऑफिस में कठिन मेहनत करते हैं। तो अब आपका जो हार्डली है ये क्या आपका नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव वर्ड है। और फिर सेंस भी कहते हैं भाई, सेंस भी नेगेटिव आती है। ठीक है, अब आप कहना चाह रहे हो कड़ी मेहनत से, कड़ी मेहनत से, तो कड़ी मेहनत से की सेंस में हम जो यूज करते हैं वर्ड हार्ड यूज करते हैं, ना कि हार्डली। अगर आप कहना चाह रहे हो मुश्किल से ही, तो मुश्किल से ही सेंस में आती है आपकी हार्डली। हार्डली मुश्किल कह लो या कह लो ना के बराबर। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अब आप ये कहना चाह रहे हो कि क्लर्क्स क्या करते हैं ना के बराबर ही काम करते हैं ऑफिस में, वो तो भाई एक्सेप्ट रियलिटी, रियलिटी भी बता सकते हैं। तो ये बोला है, हम कहना चाह रहे हैं कि क्लर्क जो है अपने ऑफिस में क्या करते हैं भाई कठिन परिश्रम करते हैं, यानी कड़ी मेहनत करते हैं। आप कहना चाहो वर्क हार्डली, जबकि आपको पता है हार्डली क्या है भाई नेगेटिव वर्ड है, जो कह देता है भाई सेंस भी नेगेटिव भी देता है और इसका मीनिंग भी नेगेटिव है। आपने देखा मुश्किल से ही काम करते हैं या ना के बराबर ही काम करते हैं, बस एक तो करते नहीं तो नहीं करते। तो हम कहना चाह रहे हैं जबकि क्लर्क जो है अपने ऑफिस में क्या करते हैं कठिन मेहनत करते हैं या कड़ी मेहनत करते हैं, तो उस कड़ी मेहनत की सेंस में आप क्या वर्ड यूज करोगे, हार्ड यूज करोगे ना कि हार्डली। तो आपका जो हार्डली वर्ड है ये रिमूव हो जाएगा, और हार्डली की जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे, हम वर्ड यूज करेंगे भाई हार्ड। यानी हम कहना चाह रहे हैं कि क्लर्क जो है अपने ऑफिस में क्या करते हैं भाई कठिन मेहनत करते हैं ना कि मुश्किल से। आगे देखिए इसने बोला है अभी मोस्ट ऑफ द पेशेंट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स who were diagnosed before 1996 as having AIDS has already died, यानी ज्यादातर पेशेंट जो है जिन्हें क्या गया डायग्नोस्ड किया गया कब 1996 से पहले, और उन्हें भी क्या था भाई एड्स था, तो अब क्या कर रहे हैं वे मर गए हैं। तो मैंने बताया अब आप क्या कह रहे हो भाई मोस्ट ऑफ द पेशेंट, यानी एक से ज्यादा पेशेंट की बात कर रहे हो। अब आप ऐसे थोड़ी कह रहे हो कि जो बहुत सारों में से एक को जो वो था एड्स था उससे क्या होगा डाइड हो गया। अब आप कहना चाह रहे हो कि बहुत से क्या है बहुत सारे पेशेंट जो थे, ये लिखा हुआ ना मोस्ट ऑफ पेशेंट, पेशेंट जो थे जिनका क्या क्या होगा भाई डायग्नोस किया गया है इस 1998 से पहले, वे क्या हो गया भाई ऑलरेडी डाइड, यानी ऑलरेडी मर चुके हैं। तो अब आप जाके पेशेंट के यहाँ भी मोस्ट ऑफ यानी एक से ज्यादा पेशेंट है, तो इसलिए वर्ब भी आपकी ऐसे आएगी भाई, वर्ब भी प्लूरल आएगी, आपकी हैव्स नहीं आएगा, आपका हैव आएगा। क्योंकि आप कह रहे हो कि एक पेशेंट की बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि हैज हम कब यूज करते हैं सिंगुलर के लिए। आप कहना चाह रहे हो कि एक से ज्यादा पेशेंट जिन्हें क्या था भाई एड्स था, वे क्या कर गए भाई ऑलरेडी मर चुके हैं।
तो मरने की जो है वो एक से ज्यादा लोग मर चुके हैं, तो इसलिए वर्ब भी आएगी, आपकी जो आएगी प्लूरल आएगी, ना कि सिंगुलर आएगी। आगे देखिए, इसने बोला है द अदर डे माई सिस्टर टोल्ड मी दैट शी विल बी मूविंग टू हर न्यू अपार्टमेंट वेरी सून। यानी मेरी सिस्टर ने मुझे क्या बताया बताया था कि वह जल्दी क्या करेगी, अपने न्यू अपार्टमेंट में मूव कर लेगी। तो अब आपने देखा यहाँ पर क्या लिखा भाई, द अदर टोल्ड मी, ये क्या है आपकी भाई प्रिंसिपल क्लोज है। क्या है प्रिंसिपल क्लोज। जब मैंने बताया था आपकी प्रिंसिपल क्लोज किस में होती है, प्रिंसिपल क्लोज किस में होती है, पास्ट में होती है। तो इसी तरीके से आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज भी किस में चली जाएगी, सबऑर्डिनेट क्लोज भी किस में चली जाती है आपकी, सबऑर्डिनेट क्लोज भी आपकी पास्ट में चली जाती है। वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला आपने यहाँ पढ़ा होगा, आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, फिर सेकंड फॉर्म, फिर आप यहाँ पर ये लगाते हैं। तो प्रिंसिपल क्लोज आपको ये वाली क्लोज को बोलते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लोज ये बोलते हैं जो आपकी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई है। ये तो करते हैं। अगर यहाँ पर सेज लिखा हुआ होगा तो उसे चेंज करेंगे, अगर यहाँ पर सेड सेड टू या आस्क्ड लिखा होगा तो हम उसे चेंज करेंगे। तो ये बताया मैंने आपको, इन्वर्टेड कोमा से जो पहले होती है वो आपकी प्रिंसिपल क्लोज होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। तो अब आपने देखा द अदर डे माई सिस्टर टोल्ड मी, तो आपने देखा यहाँ पर किसकी टेल की भी सेकंड फॉर्म यूज है टोल्ड, जो कि आपकी पास्ट में, यानी प्रिंसिपल क्लोज किस में होगी भाई, आपकी पास्ट में होगी। तो इसी कारण आपको सबऑर्डिनेट क्लोज को भी किस में चेंज करना होगा भाई, पास्ट में चेंज करना होगा। तो आपने देखा दैट शी विल बी मूविंग हो गया, यानी किसमें लगा, आपको पढ़ने में तो सही लगा कि वो जल्दी क्या कर लेगी भाई, अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट होगी। तो यानी काम तो आने वाले समय में होगा, तो आपको फ्यूचर में लगेगा। लेकिन मैंने बताया आपको, हम विल का पास्ट क्या होता है भाई आपका, विल का पास्ट वुड होता है, जबकि सेंस क्या देता है आपकी, वो फ्यूचर की देता है। तो आएगा द अदर डे माई सिस्टर टोल्ड मी दैट शी वुड बी मूविंग टू हर न्यू अपार्टमेंट वेरी सून आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला है ईच ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन द ड्राइंग कंपटीशन हैविंग टू ब्रिंग हिज ओन मटेरियल। यानी ईच ऑफ यानी हर एक बच्चे को जिसने क्या करा है भाई आपका, पार्टिसिपेट करा है किसमें भाई, ड्राइंग कंपटीशन में, उसे अपना सामान क्या लाना होगा भाई, खुद लाना होगा। तो मैंने बताया था आपको ईच ऑफ, ईच ऑफ के बाद हम जो यूज करते हैं आपका नाउन या प्रोनाउन जो आता है वो क्या आता है भाई, आपका प्लूरल आता है। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी क्या आती है भाई, वर्ब आती है। वर्ब आपकी कैसे आती है भाई, सिंगुलर आती है। ठीक है, एक मिनट में ये एग्जांपल देख लो, इसमें कोई एरर तो नहीं है भाई, लास्ट पे चल रहा होगा। ठीक है, ईच ऑफ द हैविंग प्लूरल, ठीक है ना। तो अब आपने देखा यहाँ पर ईच ऑफ लगा हुआ है, तो ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए। तो आपने देखा द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, आपका नाउन क्या है, प्लूरल है, तो ये तो ठीक है। आपने देखा इसके अकॉर्डिंग क्या है, वर्ब आई आपकी हैविंग, जबकि हैविंग नहीं आएगी, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो ईच ऑफ के बाद आपकी वर्ब क्या आएगी भाई, हैज आएगी। ठीक है, हैज। तो ड्राइंग कंपटीशन हैज टू ब्रिंग हिज ओन मटेरियल्स आ जाएगा। वो सारी चीजें मैंने आपको बताई, ईच ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है, और ईच ऑफ के बाद वर्ब जो आती है आपकी सिंगुलर आती है। आगे देखते हैं, इसने बोला द पुअर मैन सेव्स द मनी बट देन ही बिगन टू वरी दैट थीव्स माइट टेक इट। यानी पुअर मैन सेव, यानी पुअर मैन क्या करता है भाई, गरीब पैसे बचाता है, तभी उसे ख्याल आता है कि उसे क्या करता है भाई, कहीं चोर ना ले जाए। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर सेंटेंस किसकी आ रही है भाई, आपकी टेंस आपकी जो आ रही है वो आपकी पास्ट की आ रही है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर क्या लिखा, बिगिन के भी क्या लिखा, बिगन लिखे सेकंड फॉर्म है। आगे वाले में क्या लिखा भाई, माइट टेक लिखा हुआ है, नहीं मे की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। जबकि आपने आगे वाले में देखा यहाँ पर सेव लिखा है, किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। क्योंकि आपने अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस को ऐड करा हुआ है, तो जब सारा टेंस आपका पास्ट में है, तो ये भी आगे वाला भी किसमें जाएगा, आपका पास्ट में जाएगा। तो यहाँ पर सेव नहीं आएगा आपका, सेव्स की जगह आपका क्या आएगा, सेव्ड आएगा। ठीक, द पुअर मैन सेव्ड द मनी, यानी पुअर मैन ने अगर पैसे जब बचा लिए हैं तो सेंटेंस भी किसमें जाएगा, ऑटोमेटिकली पास्ट में जाएगा। वैसे ही मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि आगे वाला सेंटेंस आपने देखा ये भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में है, यानी सारे आगे वाले सेंटेंस पास्ट में है। तो पहले वाले भी किसमें जाएगा, आपका पास्ट में जाएगा। तो द पुअर मैन सेव्ड द मनी बट देन ही बिगन टू वरी दैट थीव्स माइट टेक अवे। Some of our latest canon that have
कम आउट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन हैव अ वेरी लॉन्ग रेंज, यानी जो हमारी जो क्या है भाई, सम ऑफ आर लेटेस्ट कैनन, यानी हमारी जो कैनन का मतलब होता है भाई टॉप, जो कहाँ से आई है आपकी भाई, आपकी प्रोडक्शन से लाइन से बाहर आई है, उनकी रेंज क्या है भाई, काफी लंबी है। तो सम ऑफ के, सम ऑफ, अब बताइए में सम ऑफ लिखा हुआ है, अब आप सम ऑफ को क्या ना होगा, आप एक चीज के लिए यूज करेंगे सम ऑफ या एक से ज्यादा के लिए। जब आपको कहना होगा कि भाई बहुत सारी चीजें ले ली तो आप कहेंगे थोड़ी सी दे दीजिए, थोड़ी सी का मतलब है आप एक से ज्यादा कह रहे हैं लेकिन वो भी थोड़ी सी। तो जब आप चीजें एक से ज्यादा कह रहे हो यानी सम ऑफ कैनन, यानी एक से ज्यादा कैनन बाहर आई है, यानी एक से क्या तोप बाहर आई है, तो जब एक से बाहर तोप आई है आपकी, तो नॉन भी क्या आएगा, प्लूरल है, कैनन नहीं आएगा, आपका कैनन आएगा। तो ये कह रहे हैं सम ऑफ आर लेटेस्ट कैनन्स, यानी जो तोपें क्या है भाई आपकी प्रोडक्शन लाइन से बाहर आई हैं, उनकी रेंज क्या है भाई, काफी दूर तक है। तो आप एक तोप की बात नहीं कर रहे हो, अब आप कहना चाह रहे हो कि जो भी आपकी तोपें बाहर आ गई, चाहे वो एक हो, दो हो, चार हो, 10 हो, तो कैनन नहीं आएगा, आपको कैनन आएगा। आगे देखिए भी, सुशांत said that she shall try to attempt the task to the best for her ability, यानी सुशांत ने कहा कि वो क्या करेगा भाई, अपना ट्राई टू अटेम्प्ट द टास्क, यानी इस टास्क को अटेम्प्ट करने क्या करेगा भाई, कोशिश करेगा और अपना बेस्ट देगा। तो वही वाली बात आ गई, आपने इसमें देखा सिसैड लिखा हुआ है, सिसैड क्या है आपकी प्रिंसिपल क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है, फिर ये दैट लगा हुआ है, फिर इससे आगे क्या लगा हुआ है आपका, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज तो आपको पता है प्रिंसिपल क्लोज अगर किस में होते हैं भाई, पास्ट में होती है, पास्ट में होते हैं तो हम सबऑर्डिनेट क्लोज को भी किस में चेंज कर देते हैं भाई, आपके पास्ट में चेंज कर देते हैं। तो वही मैं आपको मैंने पिछले वाले एग्जांपल में करवाया था। तो आपका सुजन सेड शी शैल के फ्यूचर को शो कर रहा है, तो यहाँ पर शैल नहीं आएगा, आपका क्या आएगा भाई, वुड आएगा। ठीक, तो सुशन, सुशन सेड दैट शी शुड ट्राई टू अटेम्प्ट द टास्क टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, आ जाएगा। शुड नहीं आएगा, आपके वुड आएगा। ठीक, क्योंकि हम शैल किसकी जगह आई और भी की जगह शैल यूज करते हैं ना, तो इसका आप जो आएगा वुड आएगा, वुड सॉरी। तो सुशन सेड दैट शी वुड ट्राई टू अटेम्प्ट टास्क टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी। आगे देखते हैं अभी, बताइए इसमें थोड़ा सा क्या होगा, आप सोच करके बताएंगे सर। ठीक है, आपको दे देते हैं अभी 1 मिनट का टाइम देते हैं, फिर बताइए इसका क्या आएगा भाई आंसर। थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं भाई हम भी। ठीक है, आया किसी बच्चे का भी? ठीक है, 2 बच्चे का आ गया अभी, चलिए 3। ठीक है, काफी बच्चे के आंसर आ रहे हैं, चलिए अभी हम सोल्व करवा देते हैं। अब इसमें लिखा है अभी, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग फेल्ट दैट ग्रुप ऑफ अपॉइंटमेंट टू इन्वेस्टिगेट द केस वर नॉट कंपेटेबल टू डू द एफिशिएंटली, यानी जो मीटिंग में मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, मीटिंग यानी मीटिंग में जो थे, ये क्या हो, एक ग्रुप की मीटिंग थी, उसमें ज्यादातर लोगों को क्या फील हुआ कि जो इन्वेस्टिगेटर के लिए लोग अपॉइंट किए गए थे वो उतने ज्यादा क्या हुए थे, समझदार नहीं थे, यानी क्या एफिशिएंटली वाले नहीं थे। तो अब आपने देखा, अब आपने यहाँ पर क्या यूज करा भाई, अब आपका यहाँ पर सब्जेक्ट जो है द ग्रुप, और द ग्रुप क्या है भाई, एक चीज है यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। द ग्रुप क्या है भाई, एक चीज है। जब आपका ग्रुप एक चीज है तो आपके यहाँ पर जो वर्ब यूज करा है ये क्या है, वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वाज आएगा। ठीक है, देख लेना भी कितने बच्चों का सही आया था आपका आंसर। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग फेल्ट दैट द ग्रुप अपॉइंटमेंट टू द इन्वेस्टिगेट द केस वाज नॉट competent टू डू द जॉब efficiently। आगे, neither the size nor the color of the gloves were right। आपको ये चीज पता होगी या नहीं, देख लेना। एक आपका नीदर, और क्या होगा नीदर नोर के साथ अगर कभी भी हम क्या दो जोड़े में, दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं,
तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, अब नीदर और से तो मैंने क्या बताया, नीदर अगर नोट से क्या जुड़े हो भाई, दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं या जुड़े हुए हैं। तो अब आपने देखा नीदर के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, एक तो द साइज है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, और नोर के बाद क्या, द कलर ऑफ द ग्लव्स, तो ये क्या आ गया आपका सेकंड सब्जेक्ट हो गया। तो आपने देखा जब नीदर से दो सब्जेक्ट जुड़े, कलर भी किसका भाई, ग्लव्स का, तो आपकी जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी भाई, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो अब आपने देखा नीदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द ग्लव्स, तो दूसरा क्लोज आपकी ग्लव्स नहीं है, ग्लव्स का क्या है भाई, कलर है। अब आप कहना चाह रहे हो कि ना तो साइज उसका और ना ही उस ग्लव्स का कलर, तो दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका कलर है, ना कि ग्लव्स है, क्योंकि यहाँ पर आप ग्लव्स की बात नहीं कर रहे हो, ग्लव्स की भी किसकी बात करो, कलर की बात करो, द कलर ऑफ द ग्लव्स, यानी कलर का भी, ग्लव्स का भी क्या कलर, आपको क्या नहीं आया भाई, पसंद नहीं है। तो सब्जेक्ट जब आपका कलर यानी सिंगुलर है, तो आपको इसीलिए क्या है, वर्ब नहीं आएगा, आपका वाज आएगा, क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट आपका कलर है और कलर क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी, वाज। देखिए भाई, इसने बोला है आई नाउ रियलाइज दैट पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स एज मच करेज एंड कॉन्फिडेंस एज डांस, यानी मैंने ये रियलाइज किया कि पब्लिक स्पीकिंग भी इतना करेज रिक्वायर करती है जितना कि डांस। तो मैंने बताया था अगर आपको कभी भी मच एज मच एज हम यूज कर रहे हैं, तो इनसे पहले जो आपने क्या यूज करा है भाई, अगर एज मच एज से पहले आपने क्या यूज करा है भाई, पार्टिसिपल यूज करा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, कोई भी पार्टिसिपल यूज करो तो उसके बाद भी क्या जाएगा भाई, आपका पार्टिसिपल जाएगा। ठीक है, अगर आपने इससे पहले क्या यूज करा भाई, जीरन यूज करा है, जीरन यानी वर्ब प्लस आईएनजी, तो इसके बाद भी क्या जाएगा, आपका जीरन जाएगा। ठीक है, अगर आपने क्या यूज करा है, इन्फिनिटी यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट इन्फिनिटी हो, परफेक्ट इन्फिनिटी हो, तो इसके बाद भी क्या जाएगा भाई, इन्फिनिटी जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एज मच एज को हम तब ऐड करते हैं जब हम दो समान चीजों को हम जोड़ दें। अगर एज मच एज से पहले सब्जेक्ट है तो एज मच एज के बाद भी सब्जेक्ट आएगा, एज मच एज ऑब्जेक्टिव केस पहले यूज है तो बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। उसी तरीके से पार्टिसिपल पहले यूज हुआ तो बाद में पार्टिसिपल आएगा, पहले जीरन आया तो बाद में जीरन आएगा, पहले इन्फिनिटी यूज हुआ है तो बाद में भी इन्फिनिटी आएगा। वो चीज आपको मैंने समझाई है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, अब आप मुझे बताइए, अब तो मैंने आपको बता दिया सारा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अब आपने देखा यहाँ पर क्या लिखा भाई, स्पीकिंग आ रहा है भाई, आपका स्पीकिंग क्या है भाई, आपकी स्पीकिंग आपका जीरो है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी लिखी हुई है। जीरो क्या होता है भाई, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है रिक्वायर्स एज मच एज करेज एंड कॉन्फिडेंस, आपने लिखा भाई एज मच लिखा हुआ है, करेज ये लिखा हुआ है एज, यानी एज मच लिखा हुआ है बीच में, फिर एज आ गया, फिर उसके बाद भी यानी इससे पहले अगर आपने क्या यूज कर लिया, जीरन यूज कर लिया है, तो इसके बाद भी क्या जाएगा भाई, जीरन जाएगा। तो जब जीरन आएगा तो आपका इसके बाद डांस नहीं आएगा, डांस की जगह क्या आएगा, आपका डांसिंग। ठीक है, क्योंकि आपने देखा भाई एज मच एज से पहले आपका जब जीरन है, तो उससे पहले भी क्या जाएगा, आपका आपका जीरन जाएगा। तो एज मच एज से पहले आपने स्पीकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करी थी, तो एज मच एज के बाद भी क्या जाएगा, आपका डांसिंग जाएगी, क्योंकि आपका ना ही यहाँ पर करेज, आपका करेज भी क्या है भाई, आपका एडजेक्टिव है, कॉन्फिडेंस भी एडजेक्टिव है, और आपकी वर्ब क्या है, सिर्फ डांसिंग है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसकी करेंगे, ना ही आप करेजिंग कर देंगे ना ही कॉन्फिडेंसिंग कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि वर्ब की तो आईएनजी फॉर्म लगाते हो आप, नाउन की थोड़ी लगाओगे एडजेक्टिव की। तो आपने देखा एज मच एज से पहले आपकी क्या थी भाई, स्पीक वर्ब थी, और एज मच एज के बाद वर्ब की आपकी डांस है, तो आपकी है डांसिंग है। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बोला नीदर ऑफ द सिस्टर्स आर सेंसिबल इनफ टू कैरी आउट द प्लान,
यानी इसकी दोनों सिस्टम है इतनी सेंसिबल नहीं है कि वो क्या कर सके, इस प्लेन को कैरी कर सके। तो आपका जो लिखा हुआ है नीदर ऑफ, नीदर ऑफ, तो नीदर ऑफ के बाद जो आपका नाउन, नाउन ये आपका प्रोनाउन आता है, ये आपका सिंगुलर प्लूरल आता है। ये मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ। लेकिन बार बार मैं चीजें आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि चीजें जितनी बार आप देखोगे उतनी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आपको चीजें रटनी ना पड़े, ऐसी ऑटोमेटिकली का जो भी याद हो जाएगी। तो इस तरीके से समझिए कि आप बताइए, अब आप घर से आप कहीं आते हो, कोई काम पे जाते होंगे, कहीं आप कहीं जाते होंगे, आप लाइब्रेरी जाते होंगे, या आप कहीं कॉलेज या स्कूल जाते होंगे। तो अब आप मुझे बताइए, अब उनके बीच में आपको कुछ चीजें पढ़ती होंगी, ऑटोमेटिकली क्या होगा भाई, आपको सारी चीजें याद आ जाती होंगी। जैसे आपको पता है फोटो स्टेट के बराबर में किसकी दुकान है, आपकी भाई कन्फेक्शनरी की दुकान है। कन्फेक्शनरी के बराबर में किसकी दुकान है, आपकी भाई मिठाई वाले की दुकान है। मिठाई वाले के बराबर में किसकी दुकान है, फल वाले की दुकान है। यानी आपको जो है चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको ऑटोमेटिकली क्या हो गया भाई, याद हो गई। वो कैसे याद हुई, आपने बार बार उन चीजों को देखा और याद हो गई। तो इसी तरीके से मैं आपको चीजें बताता भी हूँ, फिर उसके बाद लिख कर बताता हूँ कि जितनी बार चीजें आप देखेंगे उतनी बार आपको पक्की हो जाएंगी कि हाँ ऐसे ही था। क्योंकि जब हम चीजें बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको लगेगा हाँ यार ऐसी चीज तो थी, लेकिन जब मैं चीजें वो आपको लिख कर बताऊंगा तब आपको एग्जैक्ट याद आ जाएगी कि हाँ ये चीज है और आपकी नोटबुक में यहाँ पर लिखी हुई है। तो उस तरीके से आपकी क्या होगा, चीजें पक्की हो जाती हैं। तो नाउन प्रोनाउन के बाद आप क्या है भाई, प्लूरल आता है, और इसके बाद जो वर्ब आएगी, वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। ठीक, तो आपने देखा भाई नीदर ऑफ के बाद क्या दिया भाई, आपको नाउन प्लूरल दिया, सिस्टर्स दिया है, तो आपकी ये तो करेक्ट है भाई। उसके बाद क्या है, वर्ब सिंगुलर आती है। तो आपने देखा इसके बाद नीदर ऑफ के बाद जो वर्ब है वो आर आई भी है, तो आर नहीं आती, आपकी क्या आती है भाई, इज। जिसने भी कंसेप्ट पढ़ना नहीं होगा उसे क्या रहेगा भाई, सिस्टर्स, बहुत सारे सिस्टर हैं, तो उसका आपका आर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें जो कंसेप्ट है ये भी तो पता होना चाहिए कि नीदर ऑफ के बाद वर्ब क्या आती है, आपकी सिंगुलर आती है। तो ये बन जाएगा नीदर ऑफ द सिस्टर्स इज सेंसिबल इनफ टू कैरी आउट द प्लान आ जाएगा। तो भाई आज के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, हमने क्या कर लिया, सब कुछ डिस्कवर कर लिया। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि रैंडमली मैंने कहीं से भी उठा लिया और आपका ये सॉल्यूशन करवा दिया। ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। तो मैं ये कर रहा हूँ, उन्हीं के मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सेट्स बनाकर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जब आपके मुझे लगा कि आपके किसके भाई एरर्स के क्या हो गए, क्वेश्चंस मैंने काफी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा क्या करवा दिया, आपको प्रैक्टिस करवा दी। फिर मैं आगे वाले क्वेश्चन पे आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। चिंता मत करिए, आपके जब भी आपका पेपर आएगा उससे पहले आपकी सारी चीजें क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी होंगी आपके, चाहे वो प्रीपोजिशन चैप्टर हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, कुछ भी आपका चैप्टर हो, उसके मैं आपको इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपने कभी क्या होगा भाई, जितना आपने कभी तक करी नहीं हुई किसी ने बच्ची ने भी। ठीक है ना। तो और मैंने ये बताया था कि आप क्या करना है, जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट हमने चलाया हुआ प्रैक्टिस में, तो इसकी एक फेयर कॉपी बना लीजिए। क्योंकि आप क्या करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन टिपिकल लगेगा उसमें आप रूल लिखते हुए चलिए। उससे क्या होगा, जब आपका एग्जाम पास में होगा, और एग्जाम पास होने के कारण आपकी चीजें फैली हुई होती है, आपको ये नहीं पता आपको हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, आपने अपना कोर्स क्या कर लेते हैं, वास्ट कर लेते हैं, नहीं फैला लेते हैं, यार यही पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आपका एग्जाम पास में आता है तब आप भूल जाते हो कि यार ये भी तो पढ़ना था, वो ही पढ़ना, तब आप कोशिश क्या करते हो भाई, बस ये पढ़ लेता हूँ, ये बहुत है। ये तो बेफिजूल की चीज है। तो फिर बाद में क्या होगा, जब आपने उसमें जो टाइम लगाया होगा, अपना टाइम खर्च करा होगा उसे लिखने में, याद करने में, उसके पॉइंट बनाने में, वो सब क्या होगा भाई, व्यर्थ व्यर्थ हो गया आपका सब। तो इसी तरीके से आपके जो डाउट्स में आपके इसमें बताते चल रहा हूँ भाई, इसमें बताते चल रहा हूँ, तो आप उसमें क्या करके नोट्स बनाते हुए चलिए कि ये एरर आपका इस पॉइंट से आ गया, ये एरर आपके इस पॉइंट से आ गया। जब आप ऐसे करोगे, आपके एग्जाम पास में आपको उस फेयर कॉपी क्या कर लोगे, सिर्फ रिविजन कर लोगे, तो आपको पूरे नोट्स देखने की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज काफी बोल लिया अभी, तो आज के लिए वो इतने रखते हैं, अभी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, इतने ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।